सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गोयल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पे। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं। ये हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी और कहा था वो बहुत वैल्यूएबल है, और आपने देखा भी था कि 2nd लेक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे बिना रटे बिना फॉर्मूलाज के। ये मेरा 3rd लेक्चर होगा आपके लिए, लेक्चर नंबर 3। प्रोनाउन का लेक्चर फर्स्ट होगा, ये प्रोनाउन में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर होगा हमारा प्रोनाउन लेक्चर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा ना फर्स्ट लेक्चर में, ठीक। उसके बाद सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी बताया था वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बताया था कि वहाँ पर क्या होता है। उसकी एप्लीकेशन फर्दर आगे आ जाती है जो प्रोनाउन से बनती है, इसलिए प्रोनाउन से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है जी, बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, ठीक। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है आप सब जानते हैं, इसको हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, हर किसी ने पढ़ा हुआ है। इसे हम सब बोलते हैं प्रोनाउन टेबल, बोलते हैं ना, आई माई मी वी अवर अस, प्रोनाउन टेबल होता है ये। हम सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ, कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, प्रोनाउन टेबल और टेंस तो पढ़े थे भाई बचपन में। 5वीं 6वीं क्लास में हमें पढ़ाए गए थे, सरकारी स्कूल के बच्चे सारे के सारे, और प्राइवेट में भी पढ़ाए गए थे, नो डाउट। इन प्रोनाउन टेबल का बहुत बड़ा रोल है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस करने के लिए। इसको क्या क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट रो को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, थर्ड को क्या बोलते हैं, ये भाई एक्सप्लेन धीरे धीरे आगे जब चलेंगे तो मैं उसे करूँगा, ठीक। जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं बच्चों, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सबको पता क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये हम पहली क्लास में बता भी चुके हैं अच्छे से, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट को डिफाइन कौन करेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म डिफाइन करेगी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म डिफाइन करेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म डिफाइन करेगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह पे मुझे एक चीज़ लिखनी है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी या सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी। तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जब मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ इस तरह से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बेसिक कॉम्पोनेंट होता है। अगर बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से लिखा जाए इस तरह से, हिम लाइक्स शी, तो ये गलत हो जाएगा। हम सबको पता है गलत है, देखने में भी खराब लग रहा है, सुनने में खराब लग रहा है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमने आज तक ना ही सेंटेंस पढ़ा ऐसा, ना ही सुना, तो ये गलत है। हालांकि ये गलत है भी, पर वो लॉजिक वो नहीं है जो हम बोलते हैं कि सुनने में या देखने में गलत लग रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होता। जब आप बात करते हैं भाषा की तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, भाषा को बोल लिए जैसे मर्जी, वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब आप भाषा को लिखेंगे ना तो आपको ग्रामर पूरी आनी चाहिए, फिर वो ग्रामर के हिसाब से चलेगा, आपके साउंड के हिसाब से नहीं चलेगा। जो आप हमेशा साउंड लगाते हैं, सही आ रहा है गलत आ रहा है, वो वहाँ पे गड़बड़ कर जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए गलत क्यों हुआ, ये वर्ब आ गया लाइक्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रखा है। जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए था ना, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना चाहिए था, उसने हिम लगा दिया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना, ये देखो ही लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट रो होती है हमारी बेटा, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्टिव केस लगा लीजिए। और ये 3rd रो है ना हमारी, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना फर्स्ट और 3rd रो, ठीक। इसे आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं और इसे आप एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, आप जैसे मर्जी बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। एप्लीकेशन आनी चाहिए, यूज आना चाहिए आपका। ये जो 3rd लिख रहा है, 2nd रो लिख रही है, इसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिटी बताता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है, अधिकार दिखाता है पोजेसिव का मतलब। 4th रो जो होती है उसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे टेबल में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों एक अलग से चैप्टर दूंगा मैं आपको, एक अलग से लेक्चर दूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में और लगेगा अरे वाह क्या बात है, ऐसा भी होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसमें बहुत बड़ी तरीके से उसे पढ़ाया जाएगा। अभी हमें डील करनी है 1st रो और 3rd रो में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बिकॉज सब्जेक्टिव केस के यहाँ पे लेक्चर चल रहा है तो उसी के हिसाब से वो लेक्चर चलाया जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, जब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इसने उल्टा लिख दिया तो इसको सही करके लिखेंगे, क्या बन जाएगा, ही लाइक्स हर। अब ये बिल्कुल सही साउंड कर रहा है और आपने ऐसा पहले देखा भी हुआ है ना। अब ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस जो 1st रो है।
ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे थर्ड रो, जो कि क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, इस चीज़ को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो वर्ब दिख रही है मुझे, वर्ब से पहले जो होगा बेसिकली सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं उसके लिए वर्ब आता है, तो वर्ब से पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस का, और वर्ब के बाद जो आएगा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ये बोल सकता हूँ ना मैं भाई, हम ये भी कह सकते हैं ना कि वर्ब से पहले जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद जो वर्ब को रिसीव कर रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यही तो होती है ना ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। फर्स्ट चल लेक्चर में डिफाइन कर दी उसको। अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो एक बार पढ़ के आया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आगे काम आएगी और आ भी रही हैं। ठीक, तो ये भी मैं कह सकता हूँ। तो इस यहाँ पे एप्लीकेशन बन जाती है बच्चों, जहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए वहाँ ऑब्जेक्टिव लगा देगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए वहाँ सब्जेक्टिव लगा देगा। अब ये तो बेसिक सेंटेंस लिख दिया मैंने, भाई ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। अब एग्जाम में क्या आता है वो देखिए, बेसिक सेंटेंस ये कर देगा, वेट फॉर राजन एंड आई ऑब्लिक मी। मैं आपसे पूछूं तो बताओ भाई, आई आएगा या मी आएगा? तो सेंटेंस को चेक कर लेते हैं, है ना। वेट क्या आ गया, वर्ब आ गया। फोर दिख गया हमें, फोर क्या है भाई, फोर है प्रेपोजिशन। और हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए। उनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राजन जो एंड से और आई जुड़ा हुआ है एंड से, वो दोनों किसका ऑब्जेक्ट बन गए, प्रेपोजिशन का। अगर ऑब्जेक्ट बन गए तो कौन सी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए आई हट के मी बन जाएगा, है ना। सेंटेंस बनेगा वेट फॉर राजन एंड मी। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखिए बच्चों, राजन लिखा हुआ वहाँ पे, राजन है क्या, राजन है नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन है। जो नाउन होते हैं ना उनके कोई पॉजेसिव केस नहीं होते हैं। जैसे ही का पॉजेसिव केस बना हिज, ऑब्जेक्टिव केस बना हिम, पॉजेसिव प्रोनाउन बना हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना हिमसेल्फ। अगर मैं राजन की बात करता हूँ तो राजन का पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा, राजन ही तो रहेगा। लेकिन मैं अधिकार दिखाने के लिए बोल सकता हूँ राजन, एपोस्ट्रोफे लगाते हैं ना, माई कार, राम्स कार। अगर मेरा नाम राम है तो मैं बोल सकता हूँ माई कार, आए हो गया ना, क्योंकि मैं, अगर तुम्हारा नाम राम है तो मैं कहूँगा राम्स कार, तुम्हारी गाड़ी, योर्स कार, है ना, बनेगा अधिकार दिखाने के लिए। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये राजन जो है नाउन है भाई, नाउन का कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, ना ही उसे अधिकार दिखाने का पैसिव केस ये बन जाएगा। यही सब्जेक्टिव केस है, यही ऑब्जेक्टिव केस है। राजन का जो नाउन होगा सेम का सेम रहेगा ना, है ना। तो ये मुझे राजन से पता नहीं लगने वाला, मुझे पता लगाना पड़ेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से। पहली क्लास लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक एक शब्द को तोड़ के ये समझ सकते हैं कि ये वर्ब है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। वही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। वर्ब लगा दिया, वर्ब का प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आते क्या आ गया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया ना। और हमें ये भी तो पता है वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस बनता है और वर्ब के बाद कौन सा केस बनता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो ये वहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज़ हो गया। मैं इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, आस्क ही ऑब्लिक हिम टू वेट, तो आस्क वर्ब आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही हट गया, हिम आ गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो भाई वर्ल्ड वाइड नॉन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है इन्फिनेटिव। स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हैं ना क्या होता है, जब पढ़ाऊंगा तो हवा खराब हो जाएगी, इतना अच्छा ग्रामर है इसके अंदर। तो ये अभी हमें इतना जानना है कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसमें टू प्रेपोजिशन नहीं होता, और इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए, लेट यू एंड आई ऑब्लिक मी सॉल्व दिस सम, मतलब बना चलो तुम और मैं इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है भाई, ये बना मतलब। अब लेट क्या है, वर्ब। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेम होती है, लेट किसी को अलाउ करना। जब ये वर्ब था तो वर्ब के बाद हम यूज करते हैं कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो बात क्लियर है, यहाँ पे यू जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा सर। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम होते हैं ना। वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, आपको उसके साउंड से या उसको देख के पता नहीं लग पाएगा। जैसे ही का तो हिम आ गया, शी का हर आ गया, आई का मी बन गया, लेकिन यू का सेम रहेगा। वो कैसे पता लगेगा, वो नॉलेज से पता लगेगा। हमने अभी ये नॉलेज गेन की है कि वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। तो बात क्लियर है, यू यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्टिव है लेट वर्ब के बाद, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। ये आई हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा लेट यू एंड मी सॉल्व दिस सम।
बात क्लियर हुई ना। सब्जेक्ट के से पहले ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, ठीक। और प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इस चीज़ को समझेगा। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूएबल एप्लीकेशन है बच्चों, हर बार एग्जाम में आती है और बच्चा कई बार कई जगह पे इन चीज़ों में गलती करता है। अब इसको समझिएगा, ये जो है फंडामेंटल तरीके से पढ़ाया जाता है क्लासेस में, फॉर्मूला से मेरा मतलब है, और बच्चा और टीचर वहाँ फंस जाता है। फिर कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई इंग्लिश लैंग्वेज में कभी फॉर्मूला नहीं होता। हिंदी में आपने नहीं पढ़ा तो इंग्लिश में कहाँ से आ गया। अब SSC है, बैंकिंग है, इन फील्ड्स में तो हम मैथ्स भी फॉर्मूला से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट उसको ट्रिक से करते हैं ना, ताकि क्वेश्चन हमारा समय बचे। तो इंग्लिश वैसे फॉर्मूला से कर सकते हैं, अलग ही चला जाता है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, इट इज आई ऑब्लिक मी, तो क्या आएगा, आई या मी अगर ये पूछा जाए तो बच्चों को ना फॉर्मूला रटा होता है, टीचर रखवा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि जी सर ऐसा होता है बच्चों कि अगर आप बी वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हो, बी वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ करते हो, बी की कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर, वॉज वर, बी खुद आएगा है ना। तो सब्जेक्टिव केस अगर है तो सब्जेक्टिव केस के बाद भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगा। ये फॉर्मूला रटवाते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया है बी फॉर्म की वर्ब्स के बाद, तो उसके बाद भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, केस चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब अभी हमने पढ़ा है वर्ब से पहले जनरली सब्जेक्टिव केस बनेगा बिकॉज वो सब्जेक्ट के रिगार्ड में यूज़ होगा, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट के रिगार्ड में यूज़ होगा। पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अब समझिएगा ऐसा क्यों नहीं होता। ये कोई फॉर्मूला नहीं, सब बकवास की बात है, बिल्कुल बेकार है ये उनके लिए जिनको भाषा नहीं आती, जिनको लैंग्वेज नहीं आती, ग्रामर नहीं आती है। हमें आती है तो हम अच्छे सीख लेंगे। अब समझिएगा, जब वो बोल रहा है इट इज़ आई ऑब्लिक मी, तो मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे इट इज़ आई आएगा या मी आएगा। अब मुझे ये बताइए, इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इसके यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है ना। अब यहाँ पे मी या आई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं है ना। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन सिर्फ करता है। ये किसके बारे में बता रहा है, इट के बारे में बता रहा है। इट क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है ना ये। इट इज़ ए बॉटल, इट इज़ ए क्लास, इट इज़ अ सिटी, कंप्लीट कर रहा है। तो ये अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो फॉर्म भी सब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव तो नहीं बन सकता ना। इसलिए यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ आएगा, इसलिए वो बन जाएगा इट इज़ आई। और इसको फॉर्मूला बना के बैठे हुए हैं कि बी की वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में ऑब्जेक्टिव केस होगा। मूर्खों ऐसा नहीं होता, वो फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट किसको पता होगा, इसको ये पता होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगर आपको नहीं पता बच्चों तो आप मेरा पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, पहला और दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है, उसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है। इसलिए यहाँ पे इट इज़ आई होगा, इट इज़ मी नहीं हो सकता। अगर इट इज़ मी लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कंडीशन टेंस, उसमें इस तरह से लिखा होता है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आगे सेंटेंस बनता है, ठीक है। जब कंडीशन सेंटेंस कराऊंगा तो वही बताऊंगा। अभी यहाँ देखो, ये आए तो बात क्लियर है, सब्जेक्ट है, वर आपका वव आ गया। अब ये यू क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सर। क्यों, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को। यहाँ पे वव आ गया, ये आपका वव आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया जाएगा, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना। तो ये यू सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम हो जाते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं लिख पाता कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूंगा आपके सामने, इफ आई वर ही ऑब्लिक हिम, अब बच्चा फंसेगा। जिसके पास नॉलेज है वो ही लगा के आएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो हिम लगा के आ जाएगा। साउंड हिम साउंड सही करता है। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, बिकॉज ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन सिर्फ करता है, देयर इज नो एक्शन। इसी सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। अगर मैं तुम होता तो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस ही बनेगा, दैट इज वाई ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है। अगर मैं सेंटेंस आपको इस तरह से दे दूँ, वॉज इट शी ऑब्लिक हर हु helped you last night, क्या वो ही थी जिसने तुम्हें मदद किया लास्ट नाइट। अब देखिएगा, ये इट आ गया सब्जेक्ट, ये वॉज आ गया वर्ब, ये शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट को, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे शी आ गया, हाँ गलत हो गया। वॉज इट शी हु हेल्प्ड यू लास्ट नाइट, क्या वो लड़की वही थी जिसने तुम्हारी मदद की। अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे आएगा आप देखें, आई फाउंड द
women to be she oblique her। आए क्या आ गया, सब्जेक्ट, बहुत अच्छे। फाउंड क्या आ गया, मेन वर्ब, बहुत बढ़िया। द विमेन, किसको पाएगा, विमेन को, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ सेंटेंस क्लियर है। टू बी इन्फिनेटिव आ गया, बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में ऑब्जेक्टिव केस होगा, देखिए यहाँ में लिखा हुआ था, ठीक है। अब वो फॉर्मूला जो है ना हर जगह लग जाता है, तुक्का लग जाता है हर जगह पे, ठीक है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये जो है शी या हर, ये आई है या विमेन है, विमेन है, विमेन क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका काम करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, इसलिए शी हट जाएगा, हर आ जाएगा, आया ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे फाउंड इट टू बी ही ओब्लिक हिम, फिर से क्या बन जाएगा, हिम, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कर जाएगा रिप्रेजेंट इट को, जो कि ऑब्जेक्टिव केस बन गया आपका। बात क्लियर है बच्चों। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोनाउन, वो आपका कॉम्प्लीमेंट और वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, एक्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। बात क्लियर। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन बनती है, एक तो बन गया किसके बिहाफ पे, वर्ब के बिहाफ पे आ गया, ये वर्ब के बिहाफ पे, ये वर्ब के बिहाफ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल भी वर्ब के बिहाफ पे लिखा हुआ है, ये एग्जांपल वर्ब के बिहाफ पे, ये प्रीपोजिशन के बिहाफ पे लिखा हुआ है। तो भाई प्रीपोजिशन के बिहाफ पे लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन भी पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। आप सब बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप सिंसियरली मुझे फॉलो करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पे, मैं दिनेश गोयल आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बढ़िया करा दूंगा कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस लैंग्वेज में। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो ये आपको 100% प्रॉफिट देगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिएगा, nobody will come to your party but he oblique him। एक सेंटेंस में ये लिख देता हूँ, nobody but he oblique him will come to your party, है ना। दो एग्जाम्पल्स लिख दिया हमने। अब मैं पहले एग्जाम्पल में आपसे पूछ लूँ कि क्या आएगा, बताओ, ही आएगा या हिम आएगा, और वही चीज़ मैं दूसरे एग्जाम्पल में पूछ लूँ कि बताओ ही आएगा या हिम आएगा। अगर ही लगाते तो सब्जेक्टिव केस बनेगा, अगर हिम लगाते तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चेक करते हैं, पूरे सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक क्लास में बोला था कि एक एक शब्द को तोड़ के दिखाऊंगा और सिखाऊंगा सेंटेंस को एनालाइज कैसे करते हैं, वो आपको काम हेल्प करके देगा और तब आएगी आपको इंग्लिश। नोबडी सब्जेक्ट बन गया भाई, विल कम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बन गया, टू ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन बन गया, योर पार्टी ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बट हिम। अब देखिए बट का मतलब क्या है यहाँ पे, बट का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं दिखा रहा ना, वो दिखा रहा है सिवाय, एक्सेप्ट। बेटा एक बात ध्यान रखना बच्चों कि बट जो है 3 प्रकार से काम करता है। एक कंजंक्शन का, जब वो 2 सेंटेंस को ज्वाइन करता है, एंड एडवर्सिटी शो करता है, एडवर्सिटी विपरीत स्थिति शो करता है। दूसरा प्रीपोजिशन का, जब भी वो प्रीपोजिशन काम करेगा बट वो हमेशा सेंस देगा एक्सेप्ट की, यानी कि सिवाय। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं जब उनको ये बताया जाए या बोला जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है, बट पता ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं होता, इवन ये भी नहीं पता होता रिलेटिव प्रोनाउन इतना स्ट्रांगली होता क्या है। तो जब पढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर में, आप तो साथ साथ हैं ही मेरे, तो आपको 100% प्रॉफिट होने वाला है, वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। हमें इन तीनों में से कौन सा डील करनी है, अभी हमें डील करनी है वाला केस की, है ना, प्रीपोजिशन वाले केस की तो बात कर रहे हैं, इनकी जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगर मैं सेंटेंस लिखूँ ये, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो बच्चों उसका मतलब क्या हुआ, शी इज़ पुअर, वो क्या है, गरीब है, परंतु क्या है, ईमानदार है। विपरीत परिस्थिति दिखा गया, गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, ईमानदार है। विपरीत यानी कि जो बट है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एडवर्सिटी दिखा रहा है। एडवर्सिटी दिखा रहा है तो पक्की बात है किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ना। स्पेलिंग तो चेंज नहीं हो सकती ना, ही प्रोनाउंसिएशन चेंज होती, कॉन्सेप्ट चेंज होता है। सेंटेंस को पढ़ के उसको एनालाइज करके हमें पता लग पाता है कौन सा पार्ट किसका काम कर रहा है। आप कसम खा के ये नहीं कह सकते बट प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया। तो ये जो सेंटेंस यहाँ बट है, यहाँ पे तो कंजंक्शन बन गया, है ना बच्चों। ये बात समझो, नोबडी विल कम टू योर पार्टी, तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं आएगा सिवाय उसके, यानी कि ये जो बट है अभी एडवर्सिटी दिखा रहा है, यानी कंजंक्शन काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, किसकी सेंस दे रहा है, एक्सेप्ट। अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन, और वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हिम आ गया। क्लियर। अब पहला सेंटेंस तो बच्चा वैसे तुक्का मारे कर देता है, उसको नॉलेज
तो होती नहीं, बट तुक्का मारे कर देता, साउंड ही हिम का आ रहा है। दो सेंटेंस करके दिखाओ तो बताओ। नोबडी बट ही ऑब्लिक हिम विल कम टू योर पार्टी, इसका मतलब यही है तुम्हारी नोबडी विल कम, तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं आएगा, सब्जेक्ट है ये, उस अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गया, ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया और वो प्रेपोजिशन हो गया। तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं आएगा सिवाय उसके। अभी भी बट किसका काम कर रहा है यहाँ पे, प्रेपोजिशन का, एक्सेप्ट दिखा रहा है। अगर प्रेपोजिशन काम कर रहा है तो हिम आ गया सर। अब यहाँ बच्चे की जान निकलती है, वो कहता है अरे नहीं पार्टी में तो ही आया था। वो इस तरह बच्चा इस तरह समझता है, सेंटेंस इस तरह से पढ़ता है, वो ही के अकॉर्डिंग विल कम आया हुआ है। ऐसा नहीं है बच्चे, अगर ही के अकॉर्डिंग विल कम आया था तो सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता, ही विल कम टू योर पार्टी बट नोबडी, सेंटेंस वैसे बन जाता, नोबडी यहाँ पर आया था, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नोबडी है, बट के अकॉर्डिंग तो ही और हिम ऑब्जेक्ट बन गया उसका, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया। सर ये बेटा ये बहुत वैल्यूएबल है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं इसके अंदर, एग्जाम में अच्छे से आता है, आपको इसका ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन भी यहाँ पे जब मैं बट को यूज़ कर रहा है, कोई और भी प्रेपोजिशन अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे यूज़ करता हूँ, तो मुझे कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को पहचानना है, ठीक है। मैं इसके और एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको, जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर जाएंगे। देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस ये लिख देता हूँ वहाँ पर, नोबडी बट यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस मिस्टेक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मिस्टेक के लिए कोई भी पे नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे, है ना। तो यहाँ पे बट फिर से प्रेपोजिशन काम कर रहा है, एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, तो ये यू क्या बन गया बच्चों, ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो यू कितना ज़्यादा यू आपका धोखा करता है बच्चों के साथ, सेम रहता है हमेशा, प्रोनाउंसिएशन भी, स्पेलिंग भी, पता नहीं लग पाता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, हमारी अपनी नॉलेज से हमें पता लगाना पड़ता है। तो बट के बाद आगे तो ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट क्या बन गया, नोबडी। हम सब जानते हैं नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर कंसीडर होते हैं, क्यों होते हैं वो आपको वीडियो में पता लगेगा, आगे जाके इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाऊंगा 1 नंबर का, उसमें फिर आपको आएगा वो सारी की सारी चीज़ें। तो सिंगुलर हो गया तो आगे जाके क्या बन जाएगा, इस बन जाएगा। अगर आप इन 3 सेंटेंस को एनालाइज करें मेरे बच्चों, 2 सेंटेंस को एनालाइज करोगे तो इस पहले सेंटेंस में अगर आप पाओगे तो मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी प्रेपोजिशन के बिहाफ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने की। और अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो इस सेंटेंस, अगर इस तरह का सेंटेंस आपका एग्जामिनर आपको देगा तो वो आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो वर्ब के केस को जानने में इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन चुका है। बच्चों को लगेगा यू रिस्पॉन्सिबल है यू ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो आर लगा के चलता कहता है नो एरर है। नो एरर नहीं है मेरे लाल, वहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, बिकॉज नोबडी आपका सब्जेक्ट है, यू तो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। बच्चा वहाँ फंस जाता है। देयर आर सो मैनी थिंग, हज़ारों चीज़ें हैं उसके पास जहाँ पे वो आपको फंसा देगा। आपके पास एक नामात्र चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी प्लस नॉलेज दोनों से बच्चे टीचर आपका खेलता है आपसे, जो एग्जामिनर होता है, और बच्चों में दोनों लैकिंग होती है, दोनों में खराबियत होती है, उसके अंदर कमी होती है, तो वो आपको हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, राम एंड राजन is oblique are coming to help me, मतलब लिखा राम और राजन आ रहे हैं मेरी हेल्प करने। तो भाई कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, एक कौन है राम, दूसरा कौन है राजन, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ ये, राम एंड नोट राजन हैज ऑब्लिक हैव बीन सिलेक्टेड। अब इसका मतलब क्या बना, सिलेक्ट कौन गया है, राम को सिलेक्ट किया है या राजन को, या दोनों को, राम को सिलेक्ट किया है। एंड नॉट क्या कर रहा है, राजन को इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है यहाँ पे। बेटा एक बात ध्यान रख, एंड जो है ये कंजंक्शन है, ये तुझे पता है बचपन से, मुझे भी पता है कि तुझे पता है, पर जो तुझे पता है वो एग्जामिनर में नहीं आने वाला, तो तेरा नंबर वहाँ पे नहीं आने वाला। लेकिन जैसे तू एंड नोट लगा रहा है ना, तो वो सेंस किसकी दे रहा है, एक्सेप्ट की, और अगर एक्सेप्ट की सेंस दे रहा है तो बात क्लियर है, किसका काम कर गया, ये तो प्रेपोजिशन है भाई, ये तो प्रेपोजिशन काम कर गया। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो यानी कि राजन क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो लगाओ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो राम था। अब बच्चा यहाँ फंसा, अगर इस टाइप में नहीं फंसेगा तो आपको वो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में फंसा देगा, सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से लिख देगा। किस तरह से लिखेगा सेंटेंस को इस तरह से लिख सकता है वो, रोहित एंड नॉट हर एंड नॉट शी विल आंसर माय क्वेश्चंस। अब ये दे दिया उसने,
अब जब ये दे दिया उसने रोहित एंड नॉट शी विल आंसर, अब विल तो बता ही नहीं सकता सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का फर्क। अब यानी कि सेंटेंस में बात क्लियर है, जो एग्जामिनर अगर सेंटेंस देगा तो किस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है, वो जानने में इंटरेस्टेड है कि तुझे एंड नोट पता है कि प्रेपोजिशन का काम करता है, वहां पर वो जानने की इंटरेस्टेड है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आना चाहिए था हर, उसने लगा दिया शी लगाती, सेंटेंस गलत हो गया। हुआ। दो प्रकार से एप्लीकेशन आपके सामने है बच्चों, दोनों बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आएंगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो छोड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी समझ में आ रही है, छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, जिस सेंटेंस की हमें हिंदी समझ में आ जाए वो तो हमारे लिए हलवा है, वो तो हम करके आएंगे, वो हम छोड़ ही नहीं सकते। हमारी साइकोलॉजी बनी होती है बच्चों की, है ना, बनी होती है ना, पूछना अपने आप से आंसर मिल जाएगा, बनी होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आएंगे एग्जाम में हर बार और गलती करेंगे, और 99% चांसेस होते हैं, 99% बच्चे जो होते हैं जो एग्जाम में बैठे होते हैं वो गलत करके आते हैं इन क्वेश्चंस को। ये गैप क्रिएट करेंगे, ये जो बच्चे वो हैं जो सिलेक्शन लेंगे, जो ऑफिसर बनेंगे वो, और जो थोड़े बेचारे रहे थे 5, 6, 7 नंबर से, वो उनमें जो गैप आता है ना वो इन टाइप के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये मेरा पहला लेक्चर था प्रोनाउन के बिहाफ पे, जो था ऑन द बिहाफ ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के, जो आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमने किसका यूज़ किया, वर्ब का यूज़ किया, दूसरा किसका यूज़ किया, प्रेपोजिशन का यूज़ किया, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके पास है। तीसरा किसका यूज़ किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया। वो सारे के सारे केस आपके सामने हैं, बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर आगे मिलते हैं प्रोनाउन की ही और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहें। मैं दिनेश गोयल आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।